Hello, welcome to Zeta Institute of Science. I hope you are doing well. Today we are going to start the concept of back bonding. तो इस पे भी जेई और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग होता क्या है। तो हमें पढ़ना है ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है बैक बॉन्डिंग। जनरल जब भी बैक बॉन्डिंग होता है तो आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे BF3 लिखता हूँ, ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है बोरॉन, इस पे क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एलिमेंट शुड कंटेन्स वैकेंट ऑर्बिटल। और जो आपका अटैच्ड एलिमेंट है इस पे होना चाहिए आपका लोन पेयर। ओके, तो जैसे BF3 में सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है, और आपके फ्लोरीन में क्या है, लोन पेयर। तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, बैक डोनेशन। अब जैसे बात करते हैं हम BF3 की, तो BF3 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, एवरी सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी कैसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अराउंड बोरॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट है ना, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसके पास क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। तो दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एम्प्टी ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल। हम इसको बोलेंगे एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल। तो बोरॉन के पास क्या रहेगा, आपका वैकेंट ऑर्बिटल, और आपके फ्लोरीन के पास क्या, लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कैसे होता है। जैसे बोरॉन है ये, और ये BF3। मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख लेता हूँ BF3 को। अब बोरॉन के पास क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल होता है 2p। ये क्या रहेगा इसका, वैकेंट, वैकेंट 2p ऑर्बिटल, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। ओके, नाउ जो हमारा फ्लोरीन है, इस पे एक लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, और दिस वन इज लोन पेयर। और फ्लोरीन का लोन पेयर भी 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट। ये भी कैसा, 2p ऑर्बिटल, और ये भी कैसा होगा आपका 2p ऑर्बिटल। फ्लोरीन का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में कैसे होगा, देखो फ्लोरीन है ये, एटॉमिक नंबर 9, लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 2p5। तो 2p में देखो क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5, करेक्ट, 5 है। तो ये जो ये आपके लोन पेयर्स है, ये कैसे आपके लोन पेयर्स। अब देखो क्या होता है, अब इसमें देखो क्या करना है आपको। अब इसमें होता है बैक डोनेशन। अब ये लोन पेयर क्या होता है, ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे बनाएगा कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनता है, कंप्लीट और पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग। अब देखो पहला जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड है, जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, पाई बॉन्ड। बट ये बैक साइड से बना, जैसे फ्लोरीन ने दिया ना इलेक्ट्रॉन बैक साइड से, इसीलिए इसको बोल देते हैं बैक पाई बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बैक पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड सिग्मा रहेगा, दूसरा बॉन्ड क्या रहेगा, बैक पाई बॉन्ड। अब ये किस में बना है, 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो इस बॉन्ड को बोला जाता है पी पाई बॉन्ड। मतलब दो p ऑर्बिटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाता है, पी पाई बॉन्ड। ये क्या रहेगा आपका, पी पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होगा ये इस कंसेप्ट को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग कब होता है, जब आपके वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए सेंट्रल एलिमेंट पे, और साइड वाले एलिमेंट पे क्या होना चाहिए, लोन पे। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम इसको डिफाइन ऐसा कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन, द फिनोमेना इन विच द फिनोमिनन इन विच ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इन empty orbital in empty orbital is called as back bonding। ये विद इन सेम मॉलिक्यूल होगा, इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या था आपका BF3, BF3 में क्या होता है, फॉर एग्जांपल BF3 में आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है।
अब देखते हैं इसके और कुछ एग्जांपल्स कि बैक बॉन्डिंग होता है एक्चुअल में कैसा है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैं बात करता हूँ BF3, अगर BF3 में बैक बॉन्डिंग होगा तो ऑब्वियस BCl3 में भी बैक बॉन्डिंग होगा, BBr3 में भी बैक बॉन्डिंग है और Bi3 में भी बैक बॉन्डिंग है। अब हमें चेक करना है किस में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। तो देखते हैं ये बोरॉन का क्या रहेगा। बोरॉन का रहेगा आपका 2p ऑर्बिटल, करेक्ट। बोरॉन में तो हर जगह 2p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, सबका साइज सेम होगा 2p ऑर्बिटल। ये बोरॉन का 2p क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल। ना हमारे पास क्या है, हेलोजन, करस्पॉन्डिंग हेलोजन है हमारे पास, करेक्ट। अब हेलोजन में देखते कि क्या होगा। हेलोजन करस्पॉन्डिंग होने के बाद उसमें हमें चेक करना है कि किस में कौन सा ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जब फ्लोरीन की बात करूंगा, फ्लोरीन में क्या होता है, 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर। फ्लोरीन का लोन पेयर क्या होगा, 2p ऑर्बिटल में। क्लोरीन का लोन पेयर 3p ऑर्बिटल में। ब्रोमीन का लोन पेयर 4p ऑर्बिटल में, करेक्ट। एंड आयोडीन का लोन पेयर 5p ऑर्बिटल में। कैसे होता है, जैसे फ्लोरीन टू क्लोरीन ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या होता है 2s टू 2p5। ये क्या रहेगा 3s टू 3p5, तो लोन पेयर 3 में चला गया। ये क्या रहेगा 4s टू 4p5, इसका मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ना, वैलेंशियल। ये क्या रहेगा 5s टू 5p5। तो इसलिए मैंने लोन पेयर लिखा 2p 3p 4p एंड 5p। ये क्या रहेगा आपका 5p लोन पेयर। जैसे ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो 2p ओवरलैप अच्छा होता है, ये गुड ओवरलैप है। बट 2p 3p ओवरलैप थोड़ा बैड होगा, 2p 4p और ज़्यादा बैड होगा, और 2p 5p तो सबसे ज़्यादा बैड होगा। तो मुझे तो ओवरलैप कौन सा अच्छा है, ओवरलैप ये आपका अच्छा है, 2p ओवरलैप इज गुड। देखो 2p और 3p में ओवरलैप स्लो हो रहा है, देखो थोड़ा स्लो हो रहा है ओवरलैप। 4p और 2p में और ओवरलैप स्लो होगा। 5p और 2p में ओवरलैप बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो बॉन्डिंग किस में अच्छा हो रहा है, बैक बॉन्डिंग BF3 में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग किस में अच्छा होगा, BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन Bi3। तो ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये क्या रहेगा आपका कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो आपको इसको याद रखना है, इस ऑर्डर को। ओके। तो जनरली बैक बॉन्डिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और आपके अटैच जो एलिमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, लोन पेयर। तभी इस फिनोमिनन को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग, तभी इस समय को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। अब चलिए बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन देखते क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे आपके पास ये जो BF3 है, नो नो दिस BF3 इज लुईस एसिड। ये क्या है आपका लुईस एसिड। BF3 Cl3 भी लुईस एसिड है, BBr3 इज ऑल्सो लुईस एसिड, एंड इवन दो Bi3 इज ऑल्सो लुईस एसिड। ओके। अभी सारे क्या लुईस एसिड। अब हमें चेक करना है लुईस एसिड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होता है। तो व्हाट इज लुईस एसिड। तो अगर मैं बैक बॉन्डिंग की बात करूँ, इसमें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, BF3 में ज्यादा है। अभी हमने ऊपर ऑर्डर लिखा है बैक बॉन्डिंग का, BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन Bi3। अब बात करते हैं लुईस एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। लुईस एसिड स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट, इस पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लुईस एसिड, द स्पीशीज which can accept pair of electron, which can accept pair of electron, और मैं इसको लोन पेयर भी बोल सकता हूँ, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लुईस एसिड, इज कॉल्ड एज लुईस एसिड। अगर जिसको भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है उसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। लुईस एसिड शुड कंटेन्स वैकेंट ऑर्बिटल, और उसका ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लुईस एसिड क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। लुईस एसिड्स आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ओके। अब देखते कि ऊपर जो BF3 BCl3 BBr3 दिया है उसमें से स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा है। ओके। अभी हमने देखा बैक बॉन्डिंग किसमें अच्छा होता है, BF3 में देखो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, करेक्ट। BF3 में बैक बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है क्योंकि इसमें 2p ओवरलैप होगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, इसका बैक बॉन्डिंग कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अब देखो
बोरॉन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बोरॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। अब बोरॉन किसी बेस से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या बाहर से? अगर इस बेस से इसको इलेक्ट्रॉन लेना तो ये ले ही नहीं पाएगा ना जल्दी। क्यों? क्योंकि इसको जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। बट वही अगर मैं BCl3 की बात करता हूँ, तो BCl3 में आपको ये 3p पे लोन पे और ये आपका 2p वैकेंट ऑर्बिटल। अब BCl3 में बोरॉन को थोड़े स्लो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो बोरॉन क्या करता है, बेस से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस बेस से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्योंकि इसमें ओवरलैप वीक होता है। जैसे आप ऐसा बोल सकते हो, इफ ओवरलैपिंग इज वीक देन लुईस स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन केस ऑफ BF3 BCl3 एंड BBr3 एंड Bi3। अब ये देखो 4p है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्लो है, तो ये क्या बेस से जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, करेक्ट, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है। इन केस ऑफ Bi3, इसके पास 5p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और ये बोरॉन का 2p ऑर्बिटल, और 5p और 2p में ओवरलैप वेरी बैड ओवरलैप होगा, तो बोरॉन को इस आयोडीन से इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मिलेंगे। तो बोरॉन क्या करेगा, जो बाहर में कोई बेस रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी मिलेंगे। देखो 2p में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो बोरॉन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं फ्लोरीन से, तो बोरॉन बाहर से बेस से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये बेस क्या रहेगा आपका, लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ओके, ये भी आपका बेस क्या रहेगा, लुईस बेस। नाउ दिस वन इज आल्सो लुईस बेस, ये भी आपका रहेगा लुईस बेस। ओके, तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा होगा आपका, बताओ। Bi3 इज गुड लुईस एसिड, करेक्ट ना, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस केस में आप एक रिलेशन लगाओगे, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिड स्ट्रेंथ। तो आप एक रिलेशन लिखो यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिड स्ट्रेंथ। इस एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, लुईस एसिड स्ट्रेंथ। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो करेक्ट आंसर बताओ मुझे क्या होगा। अगर ये रिलेशन हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, सो देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बताओ। करेक्ट, BF3 इज वीक एसिड, लुईस एसिड, मैं लुईस एसिड की बात कर रहा हूँ। BF3 इज लुईस एसिड, जिसमें बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है वो बैड लुईस एसिड होता है। BCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, BBr3 इज स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, एंड Bi3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ये हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड। ओके, ये क्या रहेगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड। सिंपल एग्जांपल है, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिड स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, CHF3 एंड CHCl3, तो दोनों एसिड है ये, करेक्ट। इसका नाम होता है फ्लोरोफॉर्म, और ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। बोथ आर एसिड्स। अगर एसिड है तो ये H+ यहाँ से रिमूव करेंगे, -H+। जब H+ जाएगा तो C- बनेगा और CF3 बनेगा। यहाँ से आपका H+ रिमूव होगा तो क्या बचेगा, C- और Cl3। मैंने H+ रिमूव कर दिया, तभी तो एसिड बना ना ये। अब ये दोनों एसिड है, अब हमें चेक करना है विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, CF3 स्ट्रॉन्ग एसिड और CCl3 स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखते हैं, अब फिर से वही बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। देखो क्लोरीन और ये आपका 2p, हाँ फ्लोरीन पे 2p और क्लोरीन पे क्या रहेगा 3p, और कार्बन बिलोंग्स टू p ब्लॉक, तो इसका जो माइनस चार्ज है 2p ऑर्बिटल में, करेक्ट। ये किससे ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल। अब देखो क्या होता है, हमें पता है ये माइनस चार्ज 2p में जल्दी ओवरलैप हो सकता है, बट ये माइनस चार्ज 2p में, ये 3p में जल्दी ओवरलैप नहीं हो पाएगा ना। ओवरलैपिंग कौन सा अच्छा है, 2p ओवरलैप इज गुड, ओवरलैप गुड होता है, और 2p 3p ओवरलैप इज बैड, है ना। ओवरलैप कैसा रहेगा आपका, बैड ओवरलैप इज बैड। ओके, तो गुड ओवरलैप कहाँ पे, ये CF कहाँ पे गुड ओवरलैप है। एक मैं दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ। एक्चुअल में आपके फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है ना, नो वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल इसमें नहीं है तो इसमें ये ओवरलैप का चांस नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा रफ करता हूँ, इसमें ओवरलैप का चांस नहीं है। ओके, अब इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। इसमें क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें क्या रहेगा आपका वैकेंट ऑर्बिटल, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल। क्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल।
वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो देखो कार्बन का माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये ओके। नाउ इन दिस एग्जांपल फिर वन मोर एग्जांपल हियर। तो देखो इसमें वैकेंट, इसमें नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें ओवरलैपिंग का चांस नहीं है। इसमें क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लोरीन में क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे क्लोरीन का देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्लोरीन 17, तो इसको लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसमें जो रहेगा 3d जो रहेगा वैकेंट 3d जीरो होगा ना, ये 3d जीरो दिस कॉल्ड एज वैकेंट ऑर्बिटल। 3d क्या रहेगा आपका वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये 3d एक्ट्स एज अ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा माइनस चार्ज क्या होगा डीलोकलाइज, माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखो किसी भी एलिमेंट पे अगर माइनस चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है ना। मुझे होता है इसका माइनस चार्ज इससे दूर जा रहा है तो ये स्टेबल बनाना, ये क्या होगा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होता है आपका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। एसिड से जो भी बनता है वो बेस होता है। अब देखो इसका माइनस चार्ज कहीं शिफ्ट हो ही नहीं रहा, तो ये क्या होता है अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ये क्या रहेगा आपका अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होगा अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो इसका माइनस, ये जो कार्बन का माइनस चार्ज है कहीं शिफ्ट हुआ ही नहीं ना, तो ये अनस्टेबल है। तो अगर कोई एसिड से अनस्टेबल बेस बनेगा तो ये एसिड वीक होता है, ये वीक एसिड है। और किसी एसिड का बेस अगर स्टेबल बनता है तो उस एसिड को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। तो ये क्या रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। सो देयरफॉर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा CHCl3 स्ट्रॉन्ग एसिड देन CHF3। ये एसिडिक नेचर हुआ, एसिडिक नेचर। तो हमें किसने बताया बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट में। ये क्या हो गया आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। अगेन सेम CHF3 CHCl3 एंड CHBr3 विच वन स्ट्रॉन्ग एसिड। बैक बॉन्डिंग किस में होगा, ऑब्वियस फ्लोरीन में तो बैक बॉन्डिंग होगा, इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा CHBr3 देन CHCl3 देन CHF3। तो ये हो गया आपका एसिडिक नेचर या एसिडिक ऑर्डर। तो ये क्या रहेगा आपका एसिडिक ऑर्डर। ओके, दिस वन इज द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। ये होता है आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट, इसी को बोल जाता है बैक बॉन्डिंग फिनोमेनॉन। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड एंड फजांस रूल। मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग बताऊंगा पोलराइजेशन एंड फजांस रूल। पोलराइजेशन एंड फजांस रूल, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो एक्चुअल में पोलराइजेशन होता क्या है। जैसे जब भी कोई नॉर्मल आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है कैटायन और एनायन। नॉर्मल जो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा उसमें क्या रहेगा आपका कैटायन और एनायन। जैसे ये ए हो गया, ये ए प्लस इज कैटायन, ए प्लस आपका कैटायन है। और आपका यहाँ पे जो बी माइनस रहेगा, बी माइनस इज एनायन, बी माइनस जो रहेगा वो एनायन। एनायन का साइज ज्यादा होता है और कैटायन का साइज क्या होता है लेस होता है, ये कम होता है कैटायन। और ये आपका एनायन, ये नॉर्मल आयनिक बॉन्ड। ये क्या होगा आपका नॉर्मल आयनिक बॉन्ड। ओके, ये क्या रहेगा आपका नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड। अब देखो क्या होता है पोलराइजेशन कैसे बनता है। अब ये क्या करेगा कैटायन क्या करेगा, प्लस साइन है ना, तो कैटायन क्या करता है इस एनायन को अट्रैक्ट करने की, कैटायन क्या करेगा इस एनायन को अट्रैक्ट करेगा। कैटायन क्या करेगा इस एनायन को अट्रैक्ट करेगा। जब कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा देखो क्या होगा, जब कैटायन इस एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो एनायन का साइज थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो एनायन कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये आपका एनायन कुछ ऐसा बन गया, समझ लो यहाँ पे आपका बी माइनस एनायन है। तो इसमें क्या हो गया, पहले एनायन देखो कैसा था, सर्कुलर था, बिल्कुल ऐसा था। ये आपका एनायन था ऐसा, करेक्ट, सर्कुलर था। अब क्या हो गया पोलराइज हो गया ना, तो इस ए प्लस ने क्या किया इस एनायन को खींच लिया। तो इसी को बोल रहे थे पोलराइज्ड एनायन। ये क्या होता है आपका पोलराइज्ड एनायन। एनायन कैटायन क्या करता है एनायन को पोलराइज करता है। यहाँ पे क्या हुआ कैटायन ने क्या किया एनायंस को पोलराइज कर दिया। ओके, इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और फजांस रूल क्या बोलता है, ये बताता है हमें
कोवेलेंट कैरेक्टर वर्सेस आयनिक कैरेक्टर, ये क्या बताता है किसी बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है और किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना, ये बताएगा आपको फजांस रूल। ओके, तो पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, करेक्ट। अब हमें देखते हैं कि पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो फैक्टर डिसाइडिंग पोलराइजेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पोलराइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पोलराइजेशन। ओके, तो कौन सा फैक्टर पोलराइजेशन को अफेक्ट करता है, तो पहला था आपका चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब देखो कैसे, आपके पास एक कैटायन है जिसमें +1 है, ओके, और आपके पास दूसरा कैटायन है जिसमें A+2 है, बताओ करेक्ट। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हायर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज ऑन कैटायन, higher is the attraction, higher is the attraction on electrons of valence shell of anion, valence shell of anion, and so therefore polarization is more, therefore polarization is more, polarization is more। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास anion है, मान के चलो ये anion है, करेक्ट, ये आपका हो गया anion B-, ये भी आपका कैसा है anion, बोलो B-। अब कौन खींचेगा बताओ, जिसके पास ज्यादा प्लस चार्ज है वही इसको अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ मोर अट्रैक्शन इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे कैसा होगा, अट्रैक्शन तो होगा बट कैसा है, लेस अट्रैक्शन, तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन यहाँ पे डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज कैटायन एनायन को खींचेगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल Na+ Mg+2 एंड एल्यूमिनियम +3, किस में ज्यादा प्लस चार्ज है बताओ, एल्यूमिनियम पे, करेक्ट। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, किसका, एनायन का। तो किस में ज्यादा पोलराइजेशन होगा, एल्यूमिनियम ने ग्रेटर देन पोलराइजेशन देन मैग्नीशियम+2 देन सोडियम+2। चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ओके, नो नेक्स्ट फैक्टर आता है साइज ऑफ कैटायन। सेकेंड फैक्टर आएगा आपका साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। अब कैटायन की साइज कैसे अफेक्ट करती है पोलराइजेशन पे, अब देखो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ऐसा क्यों, अब देखते हैं। साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, जितना स्मॉल कैटायन होगा, जैसे आपका कैटायन ये स्मॉल, जितना स्मॉल कैटायन होगा उतना इस एनायन को पोलराइज करेगा, उतना इस एनायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पोलराइज। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज द अट्रैक्शन विथ एनायन। अब देखो ये डायरेक्टली मैं चार्ज से रिलेट कर सकता हूँ, जितना ज्यादा चार्ज होता है, जैसे जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतना साइज कम होता है ना, मोर चार्ज लेस साइज, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब बताओ किसका साइज स्मॉल है, ये स्मॉल साइज, स्मॉल साइज कैटायन। अगर कैटायन का साइज स्मॉल है तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, सो मैं बोल सकता हूँ, करेक्ट। सो देयरफॉर पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एबिलिटी बोल सकते हैं, पोलराइजिंग पावर भी बोल सकते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ इसका, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा बताओ, एल्यूमिनियम का, करेक्ट। तो सोडियम इज लेस देन
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम +3 का पावर ज्यादा हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर। कैटन के पास क्या होता है, पोलराइजिंग पावर, और एनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन। तो कैटन का जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होता है, और जितना ज्यादा चार्ज उतना स्मॉल साइज कैटन क्या करेगा, एनायन को पोलराइज कर लेगा। ओके, अब चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं, चार्ज ऑन एनायन। अभी हमने कैटन देख लिया, तब देखते हैं थर्ड, चार्ज ऑन एनायन। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका चार्ज ऑन एनायन। नेक्स्ट फैक्टर क्या हमारा, चार्ज ऑन एनायन। अब देखो एनायन का चार्ज क्या अफेक्ट करेगा, ऑब्वियस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, चार्ज ऑन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनायन में ज्यादा चार्ज है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैटायन को दे देगा ना। देखो आपके पास अगर ये एनायन है B-, यहाँ पे समझ लो मैंने 2- ले लिया, और आपके पास ये एक कैटायन है प्लस, आपके पास एक कैटायन है और इसमें आपके पास B-, एक ही माइनस चार्ज है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा आपके एनायन में उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट कर लेगा ना, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन स्लो होगा, करेक्ट, कम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा आपका माइनस चार्ज रहेगा एनायन पे उतना ज्यादा पोलराइजेशन, करेक्ट। नाउ फोर्थ फैक्टर, साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन, माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो अभी साइज ऑफ एनायन क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, polarization increase, size of anion is directly proportional to polarization, directly proportional to polarization। अब जैसे देखते हैं, आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, करेक्ट। I-, Br-, Cl-, F-, किसका साइज ज्यादा, ऑब्वियस। हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज क्या होते जाते हैं, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, तो आयोडीन का साइज ज्यादा है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, करेक्ट। सो देयरफॉर पोलराइजेशन किस में ज्यादा होगा, आयनिक में ज्यादा होगा। ओके, तो ये हो गया जनरल कंसेप्ट अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पोलराइजेशन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पोलराइजेशन। और एक फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, लास्ट फैक्टर है फिफ्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन के ऊपर डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तो इसमें देखो क्या होता है, कैटायन विथ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैटायन विथ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is more polarizing, is more polarizing power, or has more polarizing more polarizing than cation with non noble gas electronic configuration, electronic configuration। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसा होगा। तो नोबल गैस किस में रहेगा, जैसे सोडियम प्लस में बात करो, सोडियम प्लस का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, 2,8, देखो लास्ट शेल में क्या आ गया, 8 ऑक्टेट कंप्लीट ना, तो ये क्या हो गया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में आपका पोलराइजेशन कैसा होगा, मोर देन नॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नॉन नोबल गैस में आपके कौन से मेटल्स आते हैं मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे ले सकते हो कॉपर प्लस, कॉपर प्लस एक आता है, वैनेडियम प्लस, वैनेडियम आएगा +3, क्रोमियम +2 एक्सेट्रा, ये सारे आपके मेटल्स आते हैं।
नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। फजांस रूल अभी हमें क्या बताएगा? एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। ओके, अब देखो फजांस रूल हमें किसके बारे में बताएगा? अब ये बताता है नेचर ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर। ये क्या बताएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताएगा। इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। ये दोनों के बारे में हमें बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा आयनिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, तो उससे हमें इजी समझ में आएगा कि कौन सा आयनिक होता है और कौन सा कोवेलेंट ज्यादा होता है। तो टेबल में पहले लिखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, और आपका दूसरा रहेगा आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर कौन बताएगा और आयनिक कैरेक्टर कौन बताएगा, आपको समझना है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कोई इसमें ज़्यादा आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस कंसेप्ट वाइज जाना है कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर। ओके, ना कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अब कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए देखो क्या क्या होना चाहिए। आपका कैटन क्या होना चाहिए? स्मॉल कैटन, स्मॉल कैटन होना चाहिए। उसके बाद आपका रहेगा लार्ज एनायन। अगर कैटन एनायन पे चार्ज होगा तो हाई चार्ज होना चाहिए, जैसे कैटन पे मोर पॉजिटिव और एनायन पे मोर नेगेटिव, हाई चार्जेस। ओके, इस केस में देखो अभी आयनिक में टोटली अपोजिट। इसके अपोजिट क्या होगा बताओ? स्मॉल कैटन की जगह क्या आएगा? लार्ज कैटन। यहाँ पे आएगा आपका लार्ज कैटन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? लार्ज कैटन। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? स्मॉल एनायन, स्मॉल एनायन आएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? लो चार्जेस। तो ऐसा हमने आयनिक के लिए लिखा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? लो चार्जेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। एक बार आपको ये याद रखना पड़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्जेस। आयनिक कैरेक्टर लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, लो चार्जेस। ओके, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं कि देखते हैं कौन सा आयनिक होगा, कौन सा कोवेलेंट होगा। चलिए अब पहला एग्जांपल करते हैं। नाउ नाउ NaCl, ओके, एंड MgCl2। अब देखो यहाँ पे एनायन क्या है आपका? क्लोरीन, और ये एनायन भी क्लोरीन। तो एनायन सेम है तो उसको देख के फायदा ही नहीं, देखेंगे किसको? हम कैटायन को। यहाँ पे Na प्लस रहेगा और यहाँ पे Mg+2 रहेगा, करेक्ट। ना Na प्लस को मैं यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ और Mg+2 को यहाँ पे लिखता हूँ। देखा जाए तो साइज किसका स्मॉल है बताओ? मोर प्लस से लेस साइज ना, इसका साइज कम होगा। Mg+2 पे साइज कम क्यों होगा? लेस साइज बिकॉज ऑफ मोर चार्ज, है ना। जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है। इसका साइज कैसा है? मोर साइज। अब मुझे तो मोर साइज है ये, और ये आपका कैसा है? स्मॉल साइज। मोर साइज वाला क्या होता है? अगर कैटन की बात करेंगे, कैटन में अगर लार्ज साइज या मोर साइज होता है तो वो क्या होता है? आयोनिक। इसमें ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है। ये लेस साइज ऑफ कैटन क्या होता है? कोवेलेंट। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर आपको पूछा गया कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है तो आप क्या करोगे बताओ? हम्म, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है बताओ मुझे? ऑब्वियस Mg+2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। Mg+2 में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा? ज्यादा होगा। Mg+2 में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जनरली क्या होता है? ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर melting point and boiling point decreases, melting point and boiling point
डिक्रीजेस। तो जब NaCl की बात करते हैं तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस। और जो MgCl2 रहेगा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है 712 डिग्री सेल्सियस। आपको याद नहीं रखना ये एग्जैक्ट वैल्यू, कैरेक्टर याद रखो। कोवेलेंट कैरेक्टर में मेल्टिंग पॉइंट लेस, आयनिक कैरेक्टर में मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज्यादा। एक बार फिर से टेबल देख लेना, टेबल क्या बोलता है देखो। टेबल ने क्या बोला, स्मॉल कैटन, स्मॉल कैटन क्या होता है, कोवेलेंट। तो हमारे पास जो Na प्लस और Mg प्लस बना था, Na प्लस और Mg प्लस 2 में क्या था बताओ, जिसपे ज्यादा प्लस है उसका साइज स्मॉल होता है, तो Mg प्लस टू स्मॉल साइज मतलब ये कोवेलेंट। कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेस। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, लेस। करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ये देता हूँ। आपको दिया मैंने NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। अब ये 4 मॉलिक्यूल दिए आपको कोवेलेंट कैरेक्टर में अरेंज करना है। ओके, इनको अरेंज करोगे आप कोवेलेंट कैरेक्टर में। अब देखो कैसे। अब यहाँ पे सोडियम तो हर जगह सेम है, तो सोडियम को देख के फायदा ही नहीं है। देखेंगे कि इसको माइनस चार्ज को, फ्लोरीन पे माइनस, क्लोरीन पे माइनस, ब्रोमीन पे माइनस, आयोडीन पे माइनस। ओके, अब सब पे -1 चार्ज है। मुझे तो साइज किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, किसका साइज ज्यादा होता है, ऑब्वियस आयोडीन का साइज ज्यादा है। फ्लोरीन का साइज लेस, इंक्रीज इंक्रीज, और सबसे ज्यादा आयोडीन का साइज ज्यादा होगा। तो ये कैसा रहेगा आपका, लार्ज एनएन। लार्ज एनएन किस में होता है, देखो टेबल में देखो एक बार, लार्ज एनएन किस में, अगर हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल में देखो लार्ज एनएन किस में दिया है। देखो टेबल में मैंने लार्ज एनएन किस में दिया है, कोवेलेंट कैरेक्टर में। तो जिसमें लार्ज एनएन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, करेक्ट। जिसमें आपका लार्ज एनआयन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, NaI में। और फ्लोरीन कैसा है, स्मॉल एनआयन। अगर स्मॉल एनआयन होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर मैं कोवेलेंट की बात करता हूँ, तो मैं अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूंगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियस आयोडीन में। तो इसमें फ्लोरीन में सबसे डिक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बताओ। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे, सो देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट of NaF is greater than, NaCl is greater than, NaBr is greater than NaI। NaI क्यों, क्योंकि इसमें कोवेलेंट ज्यादा था ना। लार्ज एनायन का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट बन जाता है तो कोवेलेंट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। तो इसलिए देखो मैंने इसके ऑर्डर में इसको सबसे लास्ट में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट के। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इसका, लेस। ओके, आपको कोई मेल्टिंग पॉइंट का ये वैल्यू नहीं पूछेगा, मेल्टिंग पॉइंट को कोई वैल्यू आपको पूछा नहीं जाता। नो नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल देता हूँ आपको, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। आप ट्राई करो इस एग्जांपल को। CaCl2 आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में लगाना है, CaBr2 एंड CaI2। बताओ कौन होगा मोर कोवेलेंट। अब देखा जाए तो मुझे कैल्शियम हर जगह सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी कैल्शियम, यहाँ पे भी कैल्शियम, यहाँ पे भी कैल्शियम, यहाँ पे भी कैल्शियम। कैल्शियम तीनों जगह सेम है ना, चारों जगह सेम है। तो जो सेम है उसको देखो मत, देखो किसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। करेक्ट। फ्लोरीन माइनस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, ब्रोमीन भी माइनस होता है, और आपका आयोडीन भी माइनस होता है। कैल्शियम पे क्या रहेगा, +2। ये भी +2, +2, +2। एन क्या हो जाएगा फिर, ये -2 बन जाएगा, -2, -2, ये भी -2 और ये भी -2। ओके, अब फिर से कोवेलेंट अगर आपको चेक करना, हम क्या करेंगे, साइज देखो। आयोडीन फिर से मोर साइज है ना, इसका साइज कैसा है, लार्ज साइज। अगर आपका लार्ज एनायन है, लार्ज एनायन होता है तो वो क्या बनता है, कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट कोई आपका कंपाउंड बनेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। तो करेक्ट ऑर्डर बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर का किस में ज्यादा होगा। सो देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, CaI2 में मोर, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सो देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इज CaF2 इज ग्रेटर देन CaC। कोवेलेंट में कम होता है ना, तो जैसे जैसे मैं आयोडीन की तरफ जाऊंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाता, डिक्रीज होते जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, अब देखो फजांस रूल का ये एप्लीकेशन हमें पता चला कि कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है।
फजांस रूल और एक क्या बोलता है, सॉलिबिलिटी। ये किसके बारे में बोलता है, सॉलिबिलिटी। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी। तो इसने बताया कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा हायर इज द सॉलिबिलिटी। तो ये बताता हायर इज द आयनिक कैरेक्टर, हायर इज द आयोनिक कैरेक्टर, हायर इज द सॉलिबिलिटी, हायर इज द सोल्यूबिलिटी। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आपका सोल्युबिलिटी होगा। ओके, जितना ज्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आपका सोल्युबिलिटी होगा। ओके, गुड। समझ रहा है सबको कैसे हो रहा है। मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, मोर इज द सोल्युबिलिटी। अब जैसे मैं एक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देता हूँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, NaOH ले लिया, उसके बाद KOH, KOH के बाद आता है RbOH, और लास्ट में आता है सीजियम। ये सेम ग्रुप में एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो देखो OH तो यहाँ पे सेम है, OH को हम देखेंगे ही नहीं, देखेंगे किसको हमें, ये लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस, करेक्ट। अब देखा जाए तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, लिथियम सबसे ऊपर होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, हलीना की रब से फरियाद। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ते, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा है, करेक्ट। सीजियम का साइज क्या है, सबसे ज्यादा। तो ये क्या हो गया आपका, लार्ज कैटायन। अब मुझे बताओ लार्ज कैटायन किस में होता है। अब अगर हम टेबल में जाएंगे वापस, तो लार्ज कैटायन किस में होता है बताओ। देखो आपका टेबल, लार्ज कैटायन किस में, लार्ज कैटायन इज प्रेजेंट इन आयनिक कैरेक्टर, करेक्ट। तो जिसमें आपका लार्ज कैटायन होगा वो आयनिक होगा, करेक्ट। लार्ज कैटायन इज आयनिक, मुझे होता कौन होगा, मोर आयनिक। फिर जो लार्ज कैटायन वो आयनिक होगा, और जो स्मॉल कैटायन है वो क्या रहेगा आपका, स्मॉल कैटायन इज कोवैलेंट। ये कोवैलेंट ज्यादा होगा, और आपका CgMOH कैसा होगा, मोर आयनिक, ये आयनिक ज्यादा होगा, करेक्ट। तो करेक्ट ऑर्डर कैसे लिखेंगे बताओ हम सॉलिबिलिटी का। देखो आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, करेक्ट। आयनिक कैरेक्टर किसमें बढ़ रहा है, सीजियम में। सो मैं अगर आयनिक कैरेक्टर की बात करता हूँ, ये क्या हो गया आपका आयनिक कैरेक्टर, सॉरी, हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ये कोवैलेंट, ये करेक्ट है कोवैलेंट, और ये नहीं, बराबर है। ये कोवैलेंट है, और वो कैसा आपका आयनिक है। आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा तो आपका सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, हमें पता है, हम जो से पढ़ते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपको सॉलिबिलिटी लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। सो देयरफॉर सॉलिबिलिटी किसका ज्यादा होगा, CgMOH इज ग्रेटर देन, RbOH इज ग्रेटर देन, KOH इज ग्रेटर देन, NaOH इज ग्रेटर देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका नॉर्मल सॉलिबिलिटी का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। ये बोलता है फजांस रूल, इसने एप्लीकेशन बताया कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में और कौन नहीं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर देन कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में मोर सॉल्युबल रहेंगे एज कम्पेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे। ये एग्जांपल आपको ट्राई करना है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में आता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या करोगे, आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर लगाओगे, आयनिक का ऑर्डर लगाओगे, एंड सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाओगे, ओके, एंड कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओगे, तीनों ऑर्डर लगाओगे, ओके। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो हमें क्या पता चला, फजांस रूल से क्या पता चलता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, हाईली सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया आपका कंप्लीट फजांस रूल। तो इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, करेक्ट। तो आयनिक कंपाउंड्स कहते कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मोर उनका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हाई सॉल्युबिलिटी, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट,
हाई कंडक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हुआ। कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में इसके टोटली अपोजिट। ओके, जनरली कोवैलेंट कंपाउंड